रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 24। हर्ष और कियारा कशिश की तरफ देख रहे थे जो सीढ़ियों पर खड़ी थी और वही कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसकी आंखों में सरकाज़्म साफ नजर आ रहा था जब उसने उसकी तरफ कोल्डली देखते हुए कहा, मेरी चिंता हो रही थी। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हर्ष के एक्सप्रेशन थोड़े से सख्त हो गए और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कशिश ने उसकी तरफ इंडिफरेंटली देखते हुए कहा, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? हर्ष का चेहरा धीरे धीरे डार्क होने लगा। एक आदमी होने के नाते इस तरह वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका मेल ईगो हर्ट हो रहा था। कशिश, मुझे सच में तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ। तुम्हें मेरी क्यों चिंता हो रही थी? हर्ष, तुम्हारी फियांसे अभी भी तुम्हारे बगल में खड़ी है और वो तुम्हारे सामने कितना स्वीट और जेंटल होने का नाटक कर रही है, मगर तुम्हारी पीठ पीछे मैं हमेशा उसका पहला टारगेट होती हूँ। वैसे उसकी चालें हमेशा बेवकूफ़ वाली होती हैं और मुझ पर कोई असर नहीं करती, मगर हैरासमेंट हमेशा मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। इसलिए उसकी हरकतें और अपना मुंह दोनों कंट्रोल में रखो। वही कशिश की बातें सुनकर हर्ष स्पीचलेस हो गया और उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसने कहा कि वह उसकी चिंता में था और वह उसे बोल रही है कि वह अपने मुंह को कंट्रोल में रखे। वो ऐसी कभी नहीं थी। कियारा, जिसने ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर नोटिस कर लिया, उसने तुरंत सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करते हुए कहा, सिस, क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? उसने गाड़ी अंदर आते ही नोटिस कर ली थी। भले ही वो थोड़े अंधेरे में छुपी हुई थी, लेकिन वह एक लग्जरियस और महंगी गाड़ी है, ये साफ समझ में आ रहा था। कशिश हल्के से मुस्कुराई और वह बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रही थी। मैंने अपने लिए खरीदी है ट्रीट के तौर पर और मैंने उसकी पेमेंट कैश में की है। ये सुनते ही कियारा के एक्सप्रेशन बहुत ही तेजी से बदले। वो उससे लूटे हुए पैसे उसी के सामने फ्लोट कर रही है। क्या घटिया लड़की है। उसने मन ही मन कसम खा ली कि एक दिन वो सब कुछ कशिश से वापस लेकर रहेगी, बिल्कुल स्टारलाइट इंटरनेशनल की तरह। तभी कशिश ने भी अंदर हुई बात को बाहर बताया। आज रात नीलेश ने स्टारलाइट एंटरटेनमेंट कियारा को देने की बात कही और कशिश पक्का समझती थी कि पीठ पीछे ये कियारा की हरकत है। वही कियारा ने उम्मीद नहीं की थी कि कशिश डायरेक्टली यह मैटर उठा देगी और उसने अपनी इनोसेंस का नाटक करते हुए कहा, सिस, क्या बोल रही हो तुम? सबको पता है कि स्टारलाइट इंटरनेशनल तुम्हारी कंपनी है। कशिश ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उसकी नज़रें सरकाज़्म से भरी हुई थी। तो तुम ये कह रही हो कि तुमने जो अभी तक मुझसे छीना है वह काफ़ी नहीं है, इसलिए तुम मेरी आखिरी कंपनी भी मुझसे छीन लोगी? क्या हो रहा है? क्या तुम्हें स्टारलाइट एंटरटेनमेंट चाहिए? ये सुनते ही हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई और कियारा ने डरने का नाटक करते हुए तुरंत अपना सरना में हिलाते हुए कहा, हर्ष, मैं अभी भी तुम्हारी कंपनी में काम कर रही हूँ और तुम्हारी कंपनी की लीड परफ्यूमर हूँ और फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी मेरा काम है। मेरे पास और कंपनी टेक ओवर करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये सुनकर हर्ष ने कशिश की तरफ देखते हुए कहा, कशिश, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो? ये सुनकर कशिश ने हल्के से अपने बाल पीछे किया और कोल्डली अपने दिल ही दिल में हंसी। क्या वो इस लड़की पर इतना भरोसा करता है? सिस, तुम्हारे गले पर क्या हुआ है? क्या किसी कीड़े ने काट दिया? कियारा की आवाज हैरानी में भरी हुई थी और वह सब्जेक्ट चेंज करने का कोशिश कर रही थी। वही उसकी बातें सुनते ही कशिश अपनी जगह पर पौंज हो गई। वही हर्ष की नज़रें भी कशिश के ऊपर चली गई और अचानक से उसने वह डार्क रेड मार्क्स उसकी फेयर गर्दन पर नोटिस किया। वह तो एक आदमी होने के नाते वह नेचुरली जानता था कि वह क्या है, और वह देखते ही उसके दिमाग में तुरंत वो सीन जो कल उसने मॉल के सामने देखा था वो फ्लैश हुआ कि कशिश कैसे किसी और आदमी के कितने ज्यादा नजदीक खड़ी थी। वो अपनी आंखें हैरानी में बड़ी किए हुए कशिश की तरफ देखने लगा। वही कशिश ने भी लाइटली अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखा और उसे जब एहसास हुआ कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं तो उसने बस सामने वाली गाड़ी की तरफ देखा जो थोड़ी दूरी पर पार्क थी। रणविजय की नज़रें भी रेयर व्यू मिरर पर टिकी हुई थी। उसने उसे इस तरह से एडजस्ट किया था ताकि वो कशिश को देख पाए। उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई जब उसने देखा कि कशिश ने कैसे अपनी गर्दन को छुपाया और उसकी तरफ देखने लगी और फिर अपनी आईब्रोज हल्के ऊपर उठाई और गाड़ी का हॉर्न हल्का सा बजाया जो उसका कशिश को चिढ़ाने का एक तरीका था। कशिश के दिल की धड़कन भी बढ़ गई और एक सेकंड के बाद एक हेल्पलेस स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। क्या आदमी है, पता नहीं कितना चिढ़ा हुआ है जो उसे परेशान कर रहा है गाड़ी से ना निकलने के लिए और यहाँ ना दिखने के लिए। वो वहीं पर बैठे बैठे अपनी एग्जिस्टेंस प्रूफ करने के लिए जो चीजें कर सकता है सब कुछ कर रहा है।
वही कशिश की हल्की मुस्कुराहट हर्ष की आंखों ने भी देखी। उसे यह नहीं पता था कि गाड़ी में बैठा हुआ वह आदमी कल वाला ही है या नहीं, लेकिन वह गाड़ी का हॉर्न बिल्कुल एक फ्लिटी सिग्नल की तरह था, कैसे भी उसे क्यों ना देखा जाए। एक फ्लिटी सिग्नल। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो ऐसा कोई जेस्चर कशिश के चेहरे पर देखेगा जो हमेशा ही कोल्ड और डोमिनेटिंग थी उसकी नज़रों में। कशिश ने कुछ देर तक उस गाड़ी की तरफ देखा और फिर गर्दन से अपना हाथ हटाते हुए अपने उस गले के निशान को बिना किसी डर के रिवील कर दिया। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया या फिर अभी भी इनोसेंट होने का नाटक कर रही हो? उसकी हाँ मिलते ही कियारा खुश हो गई। उसने एक नज़र हर्ष की तरफ देखा जिसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी और बोली, सिस तुम सचमुच। सचमुच क्या? कशिश ने कोल्डली उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसकी नज़रें कोल्ड और इंटेंस थी। कियारा ने अपने लिप्स बाइट कर लिया और टाइटली हर्ष का हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं बस नहीं चाहती कि आप कुछ बेवकूफ़ी करें। कियारा तुम पहले अंदर जाओ। हर्ष की शांत आवाज ने अचानक से कियारा की बात बीच में इंटरप्ट करते हुए सुनाई दी। हर्ष, मैंने कहा तुम अंदर जाओ। हर्ष ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसके कंधे को थपथपाया और उसकी आवाज जेंटलनेस से भरी हुई थी। कियारा जाना तो नहीं चाहती थी मगर हर्ष के इंसिस्ट करने पर उसने हार मान ली। वही कियारा के अंदर जाने के बाद कशिश घर से बाहर गाड़ी की तरफ जाने लगी। उसे हर्ष से बात करने का और कोई मूड नहीं था। कियारा को अंदर जाता हुआ देखने के बाद हर्ष तुरंत कशिश को फॉलो करने लगा और उसका रास्ता रोक दिया। कशिश के कदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रुक गया। कशिश। हर्ष ने उसके इम्पेशेंट चेहरे की एक झलक देखी और उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। क्या तुम सचमुच मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हो? नफरत? कशिश ने उसकी तरफ एक हैरानी भरी मुस्कुराहट के साथ देखा। प्यार आदमी और औरत के बीच में कॉमन होता है। अगर वो लोग एक दूसरे के लिए कंपेटेबल होते हैं तो एक साथ रहते हैं और अगर नहीं तो अलग हो जाते हैं। यह नॉर्मल बात है और नफरत के लिए भी फीलिंग्स की ज़रूरत तो होती है। मैंने अपनी बहुत सारी फीलिंग्स तुम्हारे ऊपर वेस्ट कर दी हैं और तुमने मेरी बॉटम लाइन क्रॉस की है और मैं ऐसे नाटक नहीं कर सकती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम चाहते हो कि तुमने मुझे धोखा दिया, इस बात के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसने अपने लिप्स दबाए और उसकी तरफ देखने लगा। उसकी नज़रें एक बार फिर कशिश के गले पर उन लाल निशान पर गई। उसने एक्चुअली किसी और आदमी को खुद को छूने दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक से हर्ष ने कशिश की कलाई को टाइटली पकड़ लिया और उसकी आवाज़ ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से कांप रही थी। किसके साथ हो तुम? क्या किया है तुमने? अगर तुम मुझसे नफरत भी करती हो तो तुम यह अपने साथ नहीं कर सकती। कशिश की डिफरेंट आंखें छोटी हो गई और उसने उसका हाथ छुड़ाते हुए कोल्ड आवाज में पूछा, क्या किया है मैंने अपने साथ? हर्ष की आंखें कोल्ड हो गई और उसने कहा, क्या तुम वह नहीं हो जो मॉडेस्टी और अपने संस्कारों को सबसे ज्यादा वैल्यू देती हो? क्या तुम वह नहीं हो जो ऐसे रिश्ते सिर्फ शादी के बाद हो ऐसा इंसिस्ट करती हो? मैंने तुम्हारे साथ सगाई तोड़ ली बस इसलिए तुम खुद को इस तरह ट्रीट कर रही हो मुझे सजा देने के लिए। ये सुनकर कशिश और कोल्डली होते हुए बोली, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हो। तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी और चार्म नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं ऐसा कुछ करूं। तो फिर क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है। हर्ष के इंटेंस इमोशंस फेस करते हुए कशिश ने अनयूजुअली बहुत ही शांति से जवाब दिया और इस जवाब से हर्ष स्पीचलेस हो गई। उसने कशिश की तरफ देखा और उसकी हार्श आवाज और भी ज्यादा धीमी हो गई। क्या कहा तुमने? मैं वो करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। कोई भी मुझे यह नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं उसे पसंद करती हूँ। मुझे उसका टच अच्छा लगता है। उसके सामने मैं आसानी से खुद के प्रिंसिपल और उसूलों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हर्ष को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कांटों पर बैठा हुआ हो और वो कोल्ड मगर सीरियस चेहरे के साथ कशिश की तरफ देखते हुए बोला, तुमने कहा कि तुम उसे पसंद करती हो? वो लोग इतने सालों से एक दूसरे को जानते थे मगर उसने कभी भी कशिश को ऐसा कुछ कहते हुए नहीं सुना था और वही कशिश जिसको हर्ष से और डील नहीं करनी थी। बस उसने उसकी तरफ बिना कुछ कहे कोल्डली देखा। कौन है वह? क्या वो गाड़ी में बैठा हुआ आदमी? हर्ष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस मामले के तह तक पहुंचने के लिए डिटरमिन्ड है। वो कौन है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और ना ही तुम्हारे पास जानने का हक है। कशिश और कुछ नहीं कहना चाहती थी। वो उसके सामने से होकर पीछे गई और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए अंदर बैठ गई। हर्ष वहीं खड़ा था कुछ देर के लिए हैरान जब तक गाड़ी उसके सामने से होकर नहीं गुजर गई।
उसे अचानक रियलाइज हुआ और वह तुरंत मुड़ा, मगर उसने बस ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए आदमी का साइड का चेहरा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी भी उसी की तरफ देख रहा है, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा पूरी तरह से घुमाया, उस आदमी ने दूसरी तरफ घुमा लिया। भले ही उसे नहीं पता था कि वो आदमी कौन है, मगर हर्ष सेंस कर सकता था कि उस आदमी का ऑरा नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा अलग था। यह वही आदमी था जिसे कल उसने मॉल में देखा था, लेकिन वो है कौन? और वही सक्सेना परिवार के घर में लिविंग रूम का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा भारी था। हर्ष जब अंदर आया तो उसने यह महसूस कर लिया, वह जानता था कि वह सब लोग कशिश को नापसंद करते हैं, और वह और भी ज्यादा ऑपरेस्ट फील करने लगा। उसने कोई सवाल नहीं पूछे, बस सबको बाय कहा और अकेले अपनी गाड़ी में सक्सेना परिवार के घर से निकल गया। हर्ष को जाते हुए देखकर कियारा ने उसके स्ट्रेंज एक्सप्रेशन नोटिस कर लिए और चिंता में पूछा कि उसने और कशिश ने किस बारे में बात की, मगर हर्ष ने बस ना में सर हिला दिया और उसे आराम करने के लिए कहकर वहां से चला गया। कियारा भारी दिल के साथ लिविंग रूम में वापस आई तो उसने अपने घर के तीनों बड़ों का गुस्से भरा चेहरा नोटिस किया और बाकी दोनों के कंपैरिजन में सुधा और भी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। मॉम, क्या हम सचमुच वो कंपनी और शॉपर्स कशिश को देने वाले हैं? ये कहने के बाद सुधा ने नीलेश की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वो कोई जवाब देगा। वही यह सुनते ही कियारा की आंखें तुरंत शार्प हो गई। उन लोगों ने कशिश को आज यहाँ स्टरलाइट इंटरनेशनल के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया था, तो वो लोग अब बाकी कंपनी और शॉप्स वाला मामला क्यों उठा रहे हैं? वही कमलेश्वरी ने अपनी बहुओं आपस में सिकुते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। वो कंपनीज और शॉप्स उस औरत ने हमारे परिवार में शादी करने के बाद एस्टेब्लिश की थी, और उसके मरने के बाद वो नेचुरली सब कुछ हमारा है। ये सुनकर सुधा ने एक राहत की सांस ली और थोड़ा डरते हुए पूछा, मगर कशिश ने अभी अभी जो कहा उसका क्या? उसकी मां ने शायद लोअर के साथ मिलकर वसीयत बनवाई हुई है, और एक बार कशिश की शादी हो जाए तो वह सारी कंपनीज और दुकान ऑटोमेटिकली उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो प्रॉब्लम है। ये सुनकर कमलेश्वरी की भौहें और भी आपस में सिकुड़ गई। इस बारे में सोचकर ही उसके सर में दर्द होने लगा था। सुधा की यह बात सुनकर कमलेश्वरी की भौहें आपस में सिकुड़ गई और इस बारे में सोचकर ही उसके सर में दर्द होने लगा था, जिसकी वजह से उसका हाथ अपने आप उसके सर पर चला गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, उसकी शादी जल्दी नहीं होने वाली है, वो शादी करे उससे पहले ही लॉयर के साथ मिलकर हम इस मामले से डील कर लेंगे। इतने सालों में जब से कशिश की मां की मौत हुई थी, उसने उन सारी प्रॉपर्टीज को अपना ही समझ लिया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कशिश के पास ऐसा कोई बैकअप प्लान होगा। वही कमलेश्वरी की बात सुनने के बाद सुधा और कियारा काफी रिलीफ फील करने लगे। उन्हें बस इन चीजों के लिए थोड़े पैसे और एफर्ट लगाने की जरूरत होगी, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो परिवार को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कमलेश्वरी की सपोर्ट के साथ उन्हें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगा कि जो कुछ भी वो कर रहे थे वो पक्का सक्सेस होगा। अगर वो लोग स्टारलाइट इंटरनेशनल नहीं भी कंट्रोल कर पाए तो भी कशिश जो सब कुछ वापस अपने के सपने देख रही है वो बकवास है। वही गाड़ी रणविजय बहुत ही तेजी से चला रहा था, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही जल्दी एनुअल वैली स्टेटस पहुंच गए। गाड़ी स्मूथली आकर रुकी और रणविजय ने गाड़ी का इंजन ऑफ किया और ड्राइवर कंपार्टमेंट की लाइट ऑफ हो गई। कशिश उसकी स्पीड से हैरान थी। उसने अपना सर घुमाया उससे कुछ पूछने के लिए, मगर उसने एक क्लिक की आवाज सुनी। वो उसकी सीट बेल्ट खुलने की आवाज थी। उसकी आवाज अभी शुरू ही हुई थी जब रणविजय ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, और अचानक उसके ऐसे मूव से कशिश की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और बिना किसी वार्निंग के रणविजय ने उसे किस करना शुरू कर दिया था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी और एक जानी पहचानी खुशबू ने कशिश को पूरी तरह से घेर लिया। रणविजय के ओवरपावरिंग फोर्स की वजह से कशिश के पास अपने लिप्स खोलने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से हो रहा दर्द कम हुआ, क्योंकि रणविजय ने कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था। रणविजय ने अपने एक हाथ से उसके सर के पीछे पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसकी कमर को टाइटली पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कशिश के पास उसे रेसिस्ट करने की कोई जगह ही नहीं थी। उसके एग्रेसिव एडवांस की वजह से कशिश काफी बेचैन थी। वो उसके लिए अचानक आए तूफान की तरह था, जो डोमिनेटिंग मगर सेम टाइम पर जेंटल भी था। उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और शायद कशिश जानती थी कि रणविजय है, या फिर शायद उन दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ गया था कि कशिश जो थोड़ी सी स्टिफ थी वह धीरे धीरे रणविजय के बाहों में पिघलने लगी और वह भी उसे उतना ही डीपली किस करने लगी।
थोड़ी देर बाद फाइनली उनके लिप्स एक दूसरे से अलग हुए और उनके होठों के कोने सलाइवा से भीगे हुए थे, जो एक यूनिक पैशन और सेंसिटिविटी का साइन था। रणविजय की आंखें कशिश के ऊपर ही टिकी हुई थी और उसका हैंडसम चेहरा चार्म और पैशन से भरा हुआ था। वो लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। कशिश लंबी सांस लेते हुए उसकी आंखों में देख रही थी, जहां उसकी आंखों में एक डोमिनेंस और अफेक्शन का मिक्स इमोशन दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर कोशिश का दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा। तुम्हें हुआ क्या है? उसने धीमी आवाज में पूछा। तो एक स्माइल रणविजय के चेहरे पर आ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़कर कशिश की स्मूथ चिन को पिंच किया। उसकी कुल उंगलियां उसके हल्के फुले हुए लिप्स पर थी और उनके ब्यूटीफुल शॉप को तरस रही थी। उसका दूसरा हाथ कशिश के पीछे गाड़ी के दरवाजे पर था और उसने कोशिश को अपनी बाहों में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। वो लगातार उसकी तरफ देखे जा रहा था और उसकी आंखों और चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो बढ़ती जा रही थी। फाइनली उसके वार्म लिप्स कशिश के गाल, फिर उसकी नाक और फिर उसकी आंखों पर आए। कशिश थोड़ा हड़बड़ा गई थी। उसने अपना सर हल्का सा टिल्ट किया तो उसे रणविजय की डिप और खुशी से भरी आवाज सुनाई दी। मुझे भी तुम्हें टच करना बहुत अच्छा लगता है। उसके हाथ कशिश की कमर पर टाइट होते जा रहे थे और उसके लिप्स को दोबारा किस करते हुए बोला, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे आसपास। कशिश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी और वो तुरंत ही उसकी बातों का मतलब समझ गई, जिसे समझते ही कशिश का चेहरा इतना लाल हो गया जैसे इसी वक्त खून निकल आएगा। हमें गाड़ी से बाहर निकालकर आराम करना चाहिए। शर्माते हुए कशिश पीछे मुड़ी गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए, मगर रणविजय ने वापस उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कशिश का फोरहेड उसके वार्म चेस्ट से टकरा गया, जिस वजह से थोड़ा चक्कर आने लगा। क्या चाहिए तुम्हें? क्या मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ? कशिश कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई और उसने कहा, आज तो कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है, तो तुम मुझे गिफ्ट क्यों देना चाहते हो? ये तो एक नॉर्मल डेटिंग प्रक्रिया है। मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, फिर तुम्हें डेट पर लेकर जाऊंगा और फाइनली प्रपोज करूंगा। उसके बाद हम शादी कर लेंगे। मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है। कशिश स्पीचलेस हो गई और उसने खुद से ही सोचा, क्या तुम थोड़ी मेरी फीलिंग्स के बारे में भी सोचोगे? क्या इस प्रक्रिया को फॉलो करने से पहले तुम्हें 2 बार सोचना नहीं चाहिए? उसने तो बस एक नॉर्मल रिलेशनशिप शुरू किया था और रणविजय ऑलरेडी इस लेवल तक पहुंच गया है। चीजें काफी ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। उसने गहरी सांस ली और रणविजय की तरफ अपनी आंखों में शरारती मुस्कुराहट लेकर देखते हुए कहा, तुम मुझे गिफ्ट देना चाहते हो ना? ऑलराइट, मुझे अल्पाका अच्छे लगते हैं। ये सुनते ही और रणविजय के माथे पर शिकन आ गई। एक क्लियर अजीब सा लुक उसके अनबीटेबल हैंडसम चेहरे पर दिखाई दिया। अल्पाका, ऊनी ऊंट, कशिश हंसते हुए बोली, हाँ, मुझे वो सचमुच बहुत अच्छे लगते हैं। कशिश ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर गई। रणविजय भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आया था। लॉबी में वो उन माँ बेटी से दोबारा टक्कर आए जिनसे वह लोग कल अपार्टमेंट लॉबी में एक बार मिले थे। लॉबी की लाइट ब्राइट थी और वहां के पॉलिश फ्लोर पर चमक रही थी, जिसकी वजह से वहां पर ब्राइटनेस और भी बढ़ गई थी। आन्या फ्लो की लाइट के साथ उन पर एक एक कदम रखकर एंट्रेंस से अंदर जाते हुए खेल रही थी। शायद उसकी मॉम कॉल पर किसी से बात कर रही थी और उसकी आवाज क्लियर, शांत और ऑर्गेनाइज थी। कशिश और रणविजय को आते हुए देखकर आन्या ने उन दोनों की तरफ देखा और दौड़कर कशिश के पास जाते हुए उसके घुटनों को गले लगाते हुए बोली, प्रीटी लेडी। कशिश का दिल पिघल गया जब उसने आन्या की वह मासूम बड़ी बड़ी आंखें और क्यूट चेहरे को देखा। अच्छा, गुड इवनिंग आन्या। उसने आन्या को उठा लिया और उसकी छोटे से सॉफ्ट चेहरे के साथ अपने चेहरे को रब करने से रोक नहीं पाई। हैंडसम अंकल। आन्या जो कशिश के कंधों पर थी, उसने रणविजय को देखकर एक मुस्कुराहट दी। उसके छोटे छोटे वाइट दांत काफी खूबसूरत लग रहे थे। रणविजय ने अपने होठ दबाए लिया और हाँ में सर हिलाया। उसका डेमोनो सीरियस और वेल मैनर था, जैसे वो किसी बड़े से बात कर रहा हो। आन्या की मां ने फोन कट किया तब तक और फिर मुड़ उन दो जाने पहचाने चेहरे को देखा, जिसे देखकर वो कुछ सेकंड के लिए पोज हो गई और फिर उनकी तरफ आते हुए सोचने लगी, ये लोग फिर से। हेलो, आई एम सॉरी अगर आन्या ने आप लोगों को फिर से परेशान किया तो। कशिश ने ना में सर हिलाया, यह इंडिकेट करते हुए कि नो प्रॉब्लम। वो लड़की लंबी थी, बिना मेकअप का वो चेहरा, और वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसका चेहरा कुछ कुछ कशिश की गोद में बैठी आन्या से मिलती थी। क्या तुम यही रहती हो? कशिश ने आन्या को पकड़े हुए ही कुछ कदम आगे लेते हुए कैजुअली पूछ लिया तो वो लड़की हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ, हम 14th फ्लोर पर रहते हैं।
आई सी, कशिश ने हाँ में सर हिलाया। ऑल राइट आन्या, चलो आप मेरे पास। ओके। आन्या ने बहुत अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाया और अपने दोनों और प्यारे प्यारे हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। उस लड़की ने आन्या को लिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रणबीर चुपचाप उन्हें फॉलो कर रहा था और फिर बोर होने पर उसने अपना फोन निकालकर निशांत को काम देना शुरू कर दिया। जब वो लोग एलिवेटर के अंदर आए तो उस लड़की ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया। हेलो, मेरा नाम सुनिधि देशमुख है और आन्या का पूरा नाम आन्या देशमुख है। ये सुनकर कशिश बोली, तुम्हारी बेटी का नाम बहुत ही प्यारा है। तो सुनिधि ने ना में सर हिलाते हुए कहा, आप गलत समझ रही हैं, आन्या मेरी बहन है। कशिश ने ये सुनकर हाँ में सर हिलाया, मगर वो अपने आप को एक और बार आन्या और सुनिधि को देखने से रोक नहीं पाई। जब उसने सुना कि वह दोनों बहनें हैं तो वो थोड़ा हैरान हो गई थी। ओ मेरी गलती है, मुझे गलत लगा, सुनिधि ने मुस्कुराते हुए कहा। इट्स ओके। आन्या जब से छोटी है तब से वही मैं उसका ख्याल रखती आ रही हूँ और हमारी उम्र में इतना फर्क है, इस वजह से यह हमेशा मुझे ही मॉम कहती है और मुझे अब इसकी आदत हो गई है। कशिश हल्का सा मुस्कुराई और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। भले ही कई सारे सवाल थे उसके दिमाग में, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। वो किसी अजनबी के लाइफ में क्या चल रहा है इस बात को लेकर बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं थी। एलिवेटर 14th फ्लोर पर रुका तो कशिश ने आन्या को बाय कहा और फिर सुनिधि की तरफ देखते हुए शांति से बोली, अगर कभी वक्त हो तो मेरे घर जरूर आना, मैं 16th फ्लोर पर रहती हूँ। श्यो। एलिवेटर का दरवाजा बंद हो गया और रणविजय ने पीछे से टाइटली कशिश को गले लगा लिया। कशिश थोड़ा हैरान हो गई और तुरंत उसकी तरफ मुड़ते हुए उसने पूछा, क्या बात है? तुम्हें सचमुच बच्चे इतने पसंद हैं? कशिश का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपना सर नीचे झुकाते हुए बालों की एक लट कानों के पीछे करते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो बहुत ही प्यारे होते हैं। ये सुनकर रणविजय ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे और भी ज्यादा प्यार होगा। कशिश रणविजय की वार्म जस्ट के अगेंस्ट लिन थी और उसकी डिप और शांत आवाज उसे सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से अपने आप को शर्माने से रोक नहीं पाई। थैंकफुली एलिवेटर का दरवाजा ठीक उसी वक्त खुला और कशिश ने एक राहत की सांस ली। वो मुड़ी और रणविजय के गाल पर सॉफ्ट किस करते हुए गुड नाइट बोलकर डायरेक्ट एलिवेटर से बाहर निकल गई। रणविजय ने भी ज्यादा उसे परेशान नहीं किया। उसने काउंट किया तो उसे रियलाइज हुआ कि आज पूरे दिन में उसे ऑलरेडी काफी सारे स्वीट मोमेंट्स मिल चुके हैं। वो ज्यादा लालची नहीं हो सकता, वरना उसे महंगा पड़ेगा। वही घर आने के बाद कशिश फ्रेश हुई और बेड पर लेट गई और उसने वैभव का नंबर तुरंत डायल किया। अगली सुबह स्टारलाइट इंटरनेशनल की मीटिंग रूम में पूरे मीटिंग रूम को सिंपल मगर लग्जरी स्टाइल में डेकोरेट किया गया था। सुबह के 9 बजे कॉन्फ्रेंस टेबल पूरी तरह से भरी हुई थी और वहां का एटमॉस्फेयर थोड़ा टेंस था। कुछ वक्त में कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा तेजी से खुला और कशिश एक बच्ची सूट पहने हुए, कमर पर मैचिंग ब्लेजर लिए हुए और उसके लंबे और स्ट्रेट पैर की लेंथ पेंसिल कट सेम कलर की। उसकी हाई हील्स फ्लोर पर क्लिक हो रही थी जब वो चल रही थी और उसका सर ऊंचा और बॉडी पोस्टर बिल्कुल स्ट्रेट था। उसके कदम बहुत ही सख्त और उसकी हील्स की फ्लोर पर लगने की आवाज सबके दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। सब लोग अपने आप स्ट्रेट हो गए। उनकी नजरें कशिश को तब तक फॉलो करती रही जब तक वो जाकर उस लॉन्ग टेबल के हेड चेयर पर नहीं बैठ गई। मेन सीट पर बैठने के बाद कशिश ने अपनी कुल नजरें बिना किसी इमोशन के रूम में मौजूद हर इंसान पर घुमाई और फिर वापस हटा ली। थैंक यू इतने सालों तक स्टारलाइट इंटरनेशनल का इतना साथ देने के लिए। कशिश की शांत आवाज पूरे रूम में सुनाई दी और उसके शब्दों से वहां मौजूद हर एक इंसान को थोड़ा बेचैनी होने लगी और एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा बिगड़ने लगा। आज की मीटिंग सिर्फ एक ही चीज अनाउंस करने के लिए बुलाई गई है और वह है स्टारलाइट इंटरनेशनल का फ्यूचर डायरेक्शन। इतना कहकर कशिश कुछ सेकंड के लिए रुकी और सबकी नजरें उसी के ऊपर टिकी हुई थी और सब अपने सांसें रोके बस उसे देख रहे थे। बिजनेस डायरेक्शन, उसका मतलब क्या है? क्या वो लोग कंपनी बैंक कर पर डिक्लेयर करने वाले हैं या फिर किसी कंपनी ने उन्हें अक्वायर कर लिया है या फिर उनका किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्जर होने वाला है? सब लोग बैठे हुए उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। तभी कशिश ने आगे कहा, आज के बाद से ये कंपनी बाकी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन या फिर पीआर इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए नहीं जानी जाएगी। ये सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो गए। यही तो उनका काम था, अगर वो लोग यह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
उनकी कंपनी एक पीआर कंपनी थी और वो दूसरी कंपनीज और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करके ही पैसे कमाते थे। अगर वो लोग दूसरी कंपनीज से बिजनेस एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे तो क्या उनकी नौकरियां नहीं चली जाएगी? सो मिस सक्सेना, हम करेंगे या हम सिर्फ सेलिब्रिटीज के पीआर को हैंडल करेंगे? कशिश का डिसीजन अनक्वेश्चनेबल था और उसकी बातें सुनकर लोग आपस में ही डिस्कस करने लग। दूसरे शब्दों में, हमारी कंपनी एक टैलेंट एजेंसी बनेगी, हम आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और हम अपने खुद के आर्टिस्ट को ग्रूम करेंगे और उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लॉन्च करेंगे। कशिश के क्लियर एक्सप्लेन के सुनने की वजह से पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में तहलका मच गया। भले ही बेसिकली हम पहले भी यही काम करते थे और रिसोर्सेस और कनेक्शंस जो हमारे पास हैं वह काफ़ी स्ट्रांग हैं। भले ही हमारा पहला प्यार उसको एंटरटेनमेंट एजेंसी से ही इंक्लूड था, लेकिन बाकी जो दूसरी प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट कंपनियां हैं उनसे हमारा कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। अब जब हम अचानक से अपने ऑपरेशन को काम करेंगे और दूसरे डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ वक्त के लिए ये कंपनी के लिए मुश्किल पीरियड होगा और कुछ लॉसेस भी होंगे। मिस सक्सेना, क्या आप अपनी फैसला को लेकर श्योर हैं? मैंने सब कुछ ठीक से सोच लिया है। सारी कंपनी के एम्प्लॉयज जो इस कंपनी में रहने के लिए तैयार हैं उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज कर दी जाएगी और जो नहीं रहना चाहते मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगी। आई होप कि आप सब लोग मेरे फैसले में मेरे साथ होंगे। कशिश की आंखें सख्त हो गई और उसने पूरे रूम में देखा जहां काफी लोग खुश नहीं नजर आ रहे थे। कशिश ने पूरे रूम में अपनी नजरें घुमाई और कॉन्फ्रेंस रूम से आती उन आवाजों को सुनकर अपनी आंखें हल्की सी छोटी कर ली और कहा, मैंने स्टारलाइट इंटरनेशनल को वह बनाया है जो आज वह है और मैं इसे और भी बेहतर बनाने के लिए कैपेबल हूँ। मैं कई चीज़ों को लेकर मजाक कर सकती हूँ लेकिन मैं कभी कंपनी के फ्यूचर के साथ जुआ नहीं खेलेगी। इतना कहकर वो खड़ी हुई और पूरे रूम में एक कोल्ड नज़र घुमाने के बाद बाहर निकल गई। वही कशिश के आखिरी शब्दों ने पूरे रूम में शांति फैला दी थी। भले ही मीटिंग ओवर हो गई थी मगर कंपनी के ऑपरेशंस में आए इतना बड़ा बदलाव एक बड़ी बात थी। कशिश को अभी बहुत सारे काम करने थे। भले ही कंपनी अभी भी सेलिब्रिटी क्लाइंट्स के लिए ओपन थी मगर उसे सेलिब्रिटीज को ढूंढना होगा जो लॉन्ग टर्म के लिए उनका साथ देने के लिए तैयार हो। वही कशिश के डिसीजन अचानक आने की वजह से कई सारे डिपार्टमेंट काफ़ी हड़बड़ा गए थे। कंपनी का स्कोप काफ़ी पीछे चल गया था और कुछ डिपार्टमेंट हो तो तुरंत पूरी तरह से बदल दिए जा रहे थे। कंपनी की लॉबी एम्प्लॉयज से भरी हुई थी और वो सब बेचैनी से कशिश के अगले मूव का इंतजार कर रहे थे। इस मूवमेंट पर स्टारलाइट इंटरनेशनल की बिल्डिंग के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी हुई थी। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जो एंट्रेंस पर थे उनकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उन्होंने नर्वसली अपने हाथों की स्टंगन्स और बंदूकों को टाइटली पकड़ लिया। उनका ये डर जस्टिफाई था। वह गाड़ी लगभग 10 मिनट से वहीं पार्क थी मगर अभी तक कोई बाहर नहीं आया था और उससे बड़ी बात कि गाड़ी के पीछे वाला एरिया पूरी तरह से सील था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे यह कोई रेगुलर पर्पस के लिए किया गया हो। 5 मिनट बाद गाड़ी का दरवाजा तेजी से खुला और एक आदमी बाहर आया तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी प्रेजेंस की वजह से और भी ज्यादा नर्वस हो गए। वो अच्छे कपड़े पहने हुए था और काफी सोफिस्टिकेटेड लग रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता। वो लोग अलर्ट थे और उस आदमी को शक भरी नजरों से देख रहे थे और कुछ ही सेकंड के बाद उनके एक्सप्रेशन और भी ज्यादा स्ट्रेंज हो गए। ना सिर्फ उनके बल्कि यहाँ तक कि बिल्डिंग के आसपास से गुजरने वाले कुछ लोग भी रुककर उस आदमी को देखने लगे। मैं यहाँ मिस कशिश सक्सेना से मिलने आया हूँ। निशांत को गार्ड्स ने एंट्रेंस पर ही रोक दिया तो उसने अपने यहाँ आने का कारण एक्सप्लेन किया। गार्ड की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उनकी पकड़ उनके गन्स पर मजबूत थी। क्लियरली वो लोगों से अंदर जाने देने का प्लान नहीं कर रहे थे। निशांत ने गहरी सांस ली और अपना फोन निकालकर कशिश का नंबर डायल किया। जब कशिश ने फोन उठाया तो उसकी आवाज सुनाई दी। हाँ बोलो। मिस कशिश, मैं निशांत बोल रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, हाँ फिर तो अंदर आओ। निशांत ने फोन स्पीकर पर रखा था इसलिए गार्ड्स ने तुरंत कशिश के इंस्ट्रक्शंस सुन लिए। उन्होंने तुरंत अपनी गन्स और डंडे पीछे किए और निशांत के लिए रास्ता बना दिया मगर उनके एक्सप्रेशन अभी भी स्ट्रेंज थे। वही निशांत के अंदर आते ही लॉबी का सारा क्राउड साइड हट गया और सारी तरफ चुप्पी फैल गई और सबकी नज़रें निशांत पर टिकी हुई थी। ओ सो क्यूट, बड़ी बड़ी लेसन्स और बड़ी बड़ी आंखों को देखो, क्या क्यूट चेहरा है और वो देखो मुस्कुरा रहा है। वो खाते हुए कितना फनी लग रहा है और उसे तो कपड़े भी पहनाए गए हैं। वो कितना फ्लफी है, मुझे सचमुच उसे टच करना है।
वो कितना क्यूट है। वो भीड़ में कई सारी लेडीज और लड़कियां थी जो ये सब बातें बोल रही थी और कुछ तो एक्साइटेड होकर जंप भी कर रही थी। उनका एडोरेशन डिस्प्ले में साफ नजर आ रहा था। निशांत एम्बेरस था और स्लोली भीड़ से होकर निकलने लगा। सिर्फ वही जानता था कि उसे कितने मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत पड़ी थी खुद को मनाने के लिए कि वो गाड़ी से बाहर आए। इस वक्त सिर्फ वही जानती था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सिर्फ वही जानता था कि कितना डेस्परेटली वो जानना चाहता है कि आखिर उसके बॉस के दिमाग में चलता क्या रहता है। वो आजकल उसे किस तरह के काम देने लगे हैं। निशांत अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने अपने एक हाथ से अपना चेहरा नीचे की तरफ झुककर थोड़ा सा कवर कर लिया। ये कितना एम्बरासिंग है, कितना ऑकवर्ड है। उसे क्यों वो लोग अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर एक दूसरे को गिफ्ट देना है तो खुद दे देना। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत से अजीब से थे और उसने हेल्पलेसली अपने बगल में चल रहे अलपाका को देखा जो ऑलमोस्ट उसकी कमर के ऊपर का था। ये दोनों लोग उसे मरवा डालेंगे एम्बारसमेंट में। ये किस तरह का गिफ्ट हुआ। कौन अलपाका मांगता है गिफ्ट के तौर पर। यही डेफिनेशन होती है किसी को बिगड़ने की और प्यार लोगों को पागल बना देता है। सबकी अजीब नज़रों को महसूस करते हुए निशांत उस अलपाका के साथ एलिवेटर के अंदर आया। वो एलिवेटर में एक अलपाका के साथ खड़ा था। वो सीन इतना ज़्यादा हैरानी भरा रहा था कि उसे देखकर किसी की भी हंसी निकल सकती थी। वही कशिश कई सारे स्पेसिफिक ऑपरेशनल पॉलिसीज डिस्कस कर रही थी कई और डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ ऑफिस के सोफे पर, और निशांत को अलपाका के साथ वहां आते हुए देखकर ऑलमोस्ट उसके मुंह से काफी बाहर निकलने वाली थी। मिस कशिश, निशांत की आवाज में हेल्पलेसनेस साफ नजर आ रही थी और वही ऑफिस में मौजूद सब लोगों ने निशांत और उसके बगल में खड़े अलपाका को देखा और उन्हें समझ में नहीं आया कि वो लोग कैसे रिएक्ट करें। ये किस तरह का मजाक है। क्या इस तरह की कोई चीज़ कंपनी में लेकर आना अलाउड है। आप लोग यहाँ से पहले जाइए, 10 मिनट बाद आइएगा। कशिश ने नैपकिन से अपने मुंह से कॉफी साफ की और शांत रहने की कोशिश की। मैनेजर्स ने तुरंत सामने रखी फाइल्स को उठाया और एक एक करके वहां से निकल गए। वहां से जाते वक्त वो लोग निशांत और उस अलपाका को कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे और उनकी नज़रें महसूस करके निशांत अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने बगल में खड़े अलपाका को देखा जो काफी खुश नजर आ रहा था और अभी भी खा रहा था। सबके जाने के बाद कशिश ने अलपाका को देखा और हेल्पलेसली अपना सर दबाया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ये सर ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, निशांत ने सीरियसली जवाब दिया। वो जानती थी। कशिश ने अपने दांत पिस लिए, उसने तो बस इसी तरह मजाक में कह दिया था। क्या उसे सचमुच ये भेजने की जरूरत थी। तो मिस कशिश, हम इसका क्या करें। कशिश ने उस अलपाका को देखा जो अभी भी खा रहा था। उसका फ्लॉफी चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और वो बड़ी आईलैशेस, वो काफी क्यूट था एक्चुअली, मगर वो उसे यहाँ तो नहीं रख सकती थी। ठीक उसी वक्त उसका फोन बजा। वो कॉल रणविजय का था। क्या तुम्हें गिफ्ट मिला। हाँ, मुझे मिल गया। ये तो अच्छी बात है। फ्यूचर में जो भी तुम्हें चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। कशिश ने अपने लिप्स दबाए और हल्के से लोअर लिप को बाइट करते हुए अपने बाल को पीछे करते हुए बोली, मगर तुम कहाँ चाहते हो कि मैं इसे कहाँ रखूं। ये सुनकर रणविजय कुछ मोमेंट के लिए स्पीचलेस हो गया और कुछ बोल नहीं पाया। ऑब्वियसली उसने इस प्रॉब्लम के बारे में तो सोचा ही नहीं था। कशिश ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तो फिर क्या तुम इसे अभी के लिए अपने ग्रीन फील्ड विला में रख लोगे। ऑल राइट, बिना किसी हिचकिचाहट के रणविजय एग्री करते हुए बोला, तुम इसे ग्रीन फील्ड विला भिजवा दो। तुम आज नहीं तो कल वही मेरे साथ रहने वाली हो तो वही कन्वीनियंट रहेगा। कशिश ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, रणविजय क्या बात है। क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता कि मेरा मतलब क्या था जब मैंने कहा कि मुझे एक अलपाका चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब था। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, नथिंग। जब कशिश ने फोन कट कर दिया तो माफी फील करते हुए उसने निशांत की तरफ मुड़कर कहा, निशांत क्या प्लीज तुम मेरे लिए इसे यहाँ से ग्रीन फील्ड विला ले जाओगे। निशांत ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स। और वही जब रणविजय ने फोन कट कर दिया तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि कशिश का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डेलिकेट था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ऑनलाइन सर्च किया और अलपाका टाइप भी किया और फिर उसने एक लिंक पर टैप किया और अलपाका की एक पिक्चर देखी और कशिश को फिर से फोन किया और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है। लेकिन उसके सवाल का जवाब देने की बजाय कशिश ने चुपचाप जवाब दिया,
यहाँ काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है, इसलिए तुम्हें मुझे पिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी और अब मुझे लग रहा है कि मेरी पकड़ से सब कुछ बाहर जा रहा है। ये सुनकर रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, बेबी, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, तुम्हारा काम बिजनेस करना नहीं बल्कि लाइफ एंजॉय करना और बस आराम करना है। कशिश को उसकी बातों से काफ़ी खुशी मिली और उसकी मुस्कुराहट बड़ी होगी और उसने कहा, वैसे ये प्लान तो अच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम भी काम में बिजी हो, इसलिए हर बार मेरी वजह से खुद को परेशान करने या फिर अपने काम को नेग्लेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रणविजय सचमुच बहुत ही बिजी था जब उसने कंपनी टेकओवर की थी। वो काम में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, कई सारे मेजर प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे थे और फ्यूचर वाले को भी डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। उसके दोनों हाथों में काम भरा हुआ था। कशिश भी बहुत ही बिजी थी। फ़ोन कट करने के बाद उन डिपार्टमेंट के मैनेजर ने दरवाजे पर नोक किया उनके काम के डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए। वैभव के सारे वक्त आजकल दोपहर में होते थे, इसलिए कशिश, इमली और मयंक हमेशा बारी बारी से उसके ऊपर नज़र रखते थे। जब तक वैभव को अच्छी नींद मिल जाए वह यूजुअली काम के वक्त बहुत अच्छे मूड में होता था और सारा काम अच्छे से करता था। कशिश काम में इतना ज़्यादा बिजी थी कि ऑलमोस्ट वो अपकमिंग कॉलेज का फेस्टिवल को लेकर भूल ही गई थी। अगर उसके एक बिजी शेड्यूल के बावजूद ऋतिका उसे खींचकर बाहर लंच पर नहीं ले गई होती और लंच के दौरान कैजुअली इस बारे में बात नहीं की होती तो वह तो पूरी तरह से इस बारे में भूल ही गई थी। लंच के बाद ऋतिका ने अपनी कॉफ़ी पीते हुए पूछा, तुमने मुझे कभी स्ट्रेट जवाब दिया ही नहीं, तुम कॉलेज के एनिवर्सरी पार्टी में जा रही हो या फिर नहीं? कशिश कुछ सेकंड के लिए शांत रही, फिर उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, कंपनी कुछ नए टैलेंटेड लोगों को साइन करने का प्लान कर रही है, तो मैं जाकर कॉलेज में चेक करती हूँ ये देखने के लिए कि कोई वहाँ सूटेबल है या नहीं। ऑलराइट, ठीक है, बस अपने आप को शांत रखना। मैंने तुम्हें वहाँ जाने के लिए बस इसलिए सजेस्ट किया था क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दूसरों से छुपने की ज़रूरत है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और दूसरों की वजह से तुम अपनी खुशियों को कुर्बान मत करो। मैं जानती हूँ कॉलेज के जितने भी सारे स्टूडेंट थे वो यूनिवर्सिटी के सेलिब्रेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो उम्मीद कर रहे थे कि वह वहाँ पुराने दोस्तों से मिलेंगे, अपने पहले प्यार से मिलेंगे, अपने पुराने यूथफुल दिनों को याद करेंगे और उनकी कई उम्मीदें भी थी कि वो देखेंगे कि वो लोग सोसाइटी में कौन कैसा कर रहा है। वो लोग देखने के लिए क्यूरियस थे कि कौन अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल है, कौन कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है या पीछे छूट गया और कौन उस दिन मजाक बनने वाला है। कार्तिक रणविजय के ऑफिस में बैठा हुआ था और उसने अभी अपने हेडफोन्स पहने हुए एक गेम खत्म किया था। अल्पविराम वह पीछे मुड़ा और उसने देखा कि रणविजय अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट को देख रहा है। जब उसने देखा कि रणविजय ने फाइल साइड में रखी तो कार्तिक ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से कहा, रणविजय, तू कल के कॉलेज के सेलिब्रेशन में चल रहा है राइट, या फिर नहीं जाने वाला है? रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने कैजुअली दूसरा डॉक्यूमेंट उठा लिया। मैं जाता हूँ अपनी भाभी से बात करने के लिए, वो तो जा रही है ऋतिका के साथ। ये सुनते ही रणविजय जी ने ऊपर देखा और वही काउच पर बैठे हुए अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए कार्तिक ने कैजुअली आगे कहा, तुम्हें पक्का नहीं पता होगा मगर भाभी को कॉलेज से निकाल दिया गया था उन्हें बदनाम करके, मगर फिर भी उन्हें इनवाइट आया है कॉलेज की तरफ से। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई। कार्तिक ने आगे नहीं कहा और कुछ सेकंड के लिए पोज होने के बाद गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, शौर्य भी वहां जाएगा राइट? इस वक्त शौर्य एक बड़ी सी फ्लो सीलिंग विंडो के पास सीधा खड़ा था, एक ब्लैक सूट पहने हुए। उसके साथ मैचिंग शर्ट उसे और भी ज्यादा नोवल और प्रोफाउंड दिखा रही थी और उसके आसपास से एक हैवी ऑरा निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद उसका सेक्रेटरी जो उसके बगल में था उसने फिर पूछा, सर, क्या हम लोग कल अब्रॉड जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट शाइनिंग के लिए या फिर आप कल कॉलेज सेलिब्रेशन ज्वाइन करने वाले हैं? सेक्रेटरी बस उससे पूछ रहा था। उसे लगा कि वो लोग डेफिनेटली एब्रॉड ही जाने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए, मगर शेड्यूल में एब्रॉड जाना और यूनिवर्सिटी की सेलिब्रेशन को अटेंड करना सेम टाइम पर था और उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो यह फैसला कर सके कि शौर्य इन दोनों में से किस इवेंट में जाएगा। शौर्य काफी देर तक चुपचाप वहां खड़ा रहा और फिर पीछे मुड़ते हुए अपनी कोल्ड और लो आवाज में बोला, मैं कॉलेज सेलिब्रेशन में जा रहा हूं। ये सुनकर वो सेक्रेटरी क्लियरली हैरान हो गया, मगर कुछ सेकंड के बाद उसने तुरंत अपने आप को शांत करते हुए कहा, सर, क्या मैं मिस दित्या को इन्फॉर्म कर दूं इस बारे में? हाँ, थैंक यू फॉर लिसनिंग।
मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।